नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा काफ़ी समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो वीडियो डाल रहा हूँ वो वीडियो का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। तो आइए दोस्तों, आपके मेरे चैनल हिस्ट्री बाय विनोद कश्यप पर स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अब से मेरे जो भी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सेंटर की सभी वैकेंसियों के अंदर इसके अंदर से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आता है और रीट के लेवल 2 के अंदर ये टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम इस सिंधु सभ्यता के कुछ नामों के बारे में जानकारी लेंगे और इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को सैंधव संस्कृति भी कहा जाता है और इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि दोस्तों एक सिंधु नदी थी, यूं मान लीजिए, और सिंधु नदी जो है उस सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां जो निकल रही थी दोस्तों, सिंधु नदी और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां निकल रही थी, ये दोस्तों जितनी भी सहायक नदियां निकल रही थी उन सहायक नदियों पे सिंधु नदी एक तो, ठीक है ना, और सिंधु नदी की सहायक नदियों के पास हमें इस सभ्यता के सर्वाधिक क्या प्राप्त हुए हैं, क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक स्थल जो है वो हमें क्या प्राप्त हुए हैं, सिंधु और सिंधु की सहायक नदी के क्या हुए हैं, सहायक नदियों के क्या हुए हैं, किनारों पर हमें प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए इस सभ्यता को सर्वप्रथम शुरू के अंदर क्या नाम दे दिया गया, सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से कि सिंधु सभ्यता और सिंधु की सहायक नदियों के किनारों पर सर्वाधिक क्षेत्र मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सिंधु सभ्यता रखा गया या सिंधु घाटी क्षेत्र के अंदर इसके अधिक क्षेत्र मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों, सैंधव संस्कृति या सिंधु सभ्यता जो है, इसको कई बार कुछ बच्चे इसके नाम को लेकर बड़ा क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। पजल ये होते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कई जगहों पर इस सभ्यता को क्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पजल ऐसे हो जाते हो कि हम एक चीज पढ़ते हैं कि हड़प्पा एक स्थल है सिंधु सभ्यता का, जबकि हम फिर उसके बाद आगे पढ़ने लग जाते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हमारा दिमाग ये सोचता है कि शायद ये चीज हड़प्पा स्थल पर ही प्राप्त हुई होगी या ये सभ्यता पूरी की पूरी हड़प्पा ही है या हड़प्पा ही सिंधु है। नहीं दोस्तों, बात ये था कि शुरुआती दौर के अंदर जब हमारे, ठीक है ना, इस सभ्यता की खोज चल रही थी, तो खोज के रूप में पहले नंबर पर जो स्थल प्राप्त हुआ था उस स्थल का नाम क्या था, हड़प्पा, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। इस हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी, तो शुरू में इस हड़प्पा नामक स्थल को ही, ठीक है ना, इस सभ्यता का नाम दे दिया गया था, या इस सभ्यता को इस हड़प्पा स्थल के नाम के कारण ही क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। लेकिन धीरे धीरे 1921 के अंदर जब हड़प्पा की खोज हुई तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या कर दिया गया, मोहनजोदड़ो की खोज कर दी गई और इस तरह अनेक क्षेत्र हमें प्राप्त होते गए, जिसके कारण हमें ये पता लगने लगा कि ये केवल हड़प्पा ही अकेला एकमात्र क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पर बसे हुए क्षेत्र हैं। इसीलिए इस सभ्यता को बाद में क्या नाम दिया गया, सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज की गई थी वो स्थल क्या था, हड़प्पा स्थल था। इसीलिए इस सभ्यता को किसके नाम से पुकारा गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा गया। दूसरी बात दोस्तों, इस सिंधु सभ्यता को ही याद रखिएगा प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता। लेकिन ये प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में आप इसको ऐसे ना कहकर, यदि इसे यूं कहें कि दक्षिण एशिया की प्रथम या पहली नगरीय सभ्यता, तो ज्यादा उचित रहेगा दोस्तों। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था गार्डन चाइल्ड, ठीक है ना, गार्डन चाइल्ड पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने नगरीय क्रांति नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं आपको थोड़ा यहां बता दूं कि गार्डन चाइल्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1950 के अंदर, ठीक है ना दोस्तों, नगरीय जो शब्द है उसको परिभाषित किया था सर्वप्रथम। और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी सभ्यता का कोई भी स्थल नगर तब कहलाएगा जब उसमें कुछ लक्षण पाए जाएंगे, और उन लक्षणों की संख्या गार्डन चाइल्ड ने कितनी बताई थी,
10 बताई थी। तो इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा के अंदर वो 10 लक्षण मिल रहे थे और इसीलिए हड़प्पा को एक क्या किया गया, नगर माना गया। मोहनजोदड़ो में भी वो 10 लक्षण मिल रहे थे, चहुंदड़ो में भी वो 10 लक्षण मिल रहे थे। तो इसीलिए इन क्षेत्रों को देखकर ही हमने इस सिंधु सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने क्या नाम दिया, प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से क्या किया, उन्हें पुकारा और ये कहा कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। क्योंकि अधिकतर हमें किनके प्रमाण प्राप्त हो रहे थे, नगरों के प्रमाण प्राप्त हो रहे थे, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया। दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक और नाम है जो है तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों इसे तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, यहां पर आपको इस बात को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसे तृतीय ही क्यों कहा गया, पहला क्यों नहीं कहा गया। अगर तृतीय कहा गया तो हमारे मन में विचार आएगा कि पहली दो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताएं थी, जिनमें एक थी मिस्र की सभ्यता और एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पर विकसित है और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के मध्य के क्षेत्र के अंदर विकसित थी। तो दोस्तों ये दोनों सभ्यताएं जो थी वो सेम टू सेम सिंधु सभ्यता से मेल खाती थी और उसके समकालीन थी, क्योंकि इन दोनों सभ्यताओं के अंदर भी कांस्य का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इन तीनों सभ्यताओं के अंदर सिंधु, मेसोपोटामिया और मिस्र चाहे कांस्य का प्रयोग हो रहा था, लेकिन कांस्य का प्रयोग इतना अधिक नहीं था जितना कि किसका प्रयोग किया जा रहा था, पाषाण का किया जा रहा था, पत्थरों का किया जा रहा था। अर्थात इस काल के लोग कांसे से जानकारी रखते थे, कांसे के बारे में जानते थे। आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये कांसा क्या है, कांसा दोस्तों तांबा और टिन का मिला जुला रूप है, तांबा प्लस टिन। जब तांबा और टिन का मिश्रण कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। तो इस तरह का प्रयोग जो था वो सिंधु सभ्यता के लोग कर रहे थे और कांसे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कांसे का प्रयोग लगभग उन्होंने केवल 20% हिस्से में ही किया, 20% मात्रा में ही किया। 80% अभी भी वो हर चीज में किसका प्रयोग कर रहे थे, पाषाणों का प्रयोग कर रहे थे, पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे। और यहाँ तक कि कांसे के अलावा इन्होंने अनेक धातुओं का प्रयोग किया, लेकिन केवल एक ऐसी धातु है जिसके बारे में इन तीनों सभ्यताओं के लोग नहीं जानते थे और वो था लोहा। ये याद रखिएगा दोस्तों, लोहे के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग, मिस्र के लोग और मेसोपोटामिया के लोग नहीं जानते थे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है इतिहास के रूप में कि सर्वप्रथम लोहे का अगर प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम उसका प्रयोग माना जाए तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना गया था। इसीलिए ये सभ्यताएं जो हैं वो लोहे से क्या थी, अपरिचित थी। तो चलिए दोस्तों तृतीय या कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में समझ गए होंगे कि पहली और दूसरी में मेसोपोटामिया और मिस्र आती है। तो तृतीय हमें जो प्राप्त हुई थी, जो हमने सिंधु सभ्यता नाम दिया था या हड़प्पा सभ्यता जिसे हमने नाम दिया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी और यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि जैसा कि मैंने कहा कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी खोज की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, तो आप उसका आंसर करोगे जो दोस्तों जॉन मार्शल। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता नाम देने वाले व्यक्ति जो थे वो क्या थे, जॉन मार्शल थे। दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ा नाम प्रचलन में आता है जहां पर कुछ इतिहासकार जो हैं उस नाम को लेकर चर्चा करते हैं, और वो चर्चा क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक, ठीक है ना, अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक संकेंद्रण, ठीक है ना, संकेंद्रण का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर हम ये कहें कि संकेंद्रण जो इसके केंद्र जो थे, सिंधु सभ्यता का जो संकेंद्रण जो था वो हमें सरस्वती घाटी, ठीक है ना, या सरस्वती नदी जो प्राचीन काल में बहा करती थी, जहां पर घग्गर और हकरा नदी जो है क्या है, बहती है, उनके किनारों पर प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों सिंधु सभ्यता के संकेंद्रण जो है, सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं, हकरा और, ठीक है ना, घग्गर नदी के किनारों पर प्राप्त हुए हैं। और आप जानते हो हकरा और घग्गर नदी जो है वो प्राचीन काल की सरस्वती नदी के क्षेत्र के मतलब ना उन क्षेत्रों में बह रही है जहां पर सरस्वती नदी बहा करती थी। इसीलिए अधिकांश इतिहासकार इस सभ्यता को क्या कहते हैं, सैंधव सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। सैंधव सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसके कई नाम हैं दोस्तों जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं, जिनके बारे में मैं आपको अभी ये समझा चुका हूं। साथ ही साथ हम इसके और नामों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें एक चीज और आपको बता दूं कि जॉन मार्शल जो है,
जॉन मार्शल इस सभ्यता के जन्मदाता कहे जा सकते हैं, इस सभ्यता को विश्व के सामने लाने वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको ये बता दूं कि जॉन मार्शल जो हैं, जॉन मार्शल ने जब शुरू के अंदर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल हमें प्राप्त हुआ था, जो कि किस नदी के किनारे पर था, रावी नदी के किनारे पर था, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल ने उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में जो ये स्थल प्राप्त हुए थे, उन स्थलों को देखते हुए उन्होंने इसे सिंधु सभ्यता कहा। लेकिन जॉन मार्शल ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, जिस किताब का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स, ठीक है ना, सिविलाइजेशन, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन। इस किताब में जॉन मार्शल ने साफ लिखा और कहा कि भविष्य में यदि अगर इस सभ्यता के चित्र सिंधु से बाहर प्राप्त होते हैं तो भारत के अंदर इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता कहना ज्यादा उचित है। तो आपको दोस्तों यहाँ भी याद रखना पड़ेगा कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता इसे जरूर नाम दिया, लेकिन उन्होंने सुझाव भी दिया कि यदि आगे चलकर भारत के अंदर ये इस सभ्यता के चित्र सिंधु घाटी से बाहर अगर हमें प्राप्त होते हैं तो इस सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता दिया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहाँ लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा, जिस पुस्तक का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो एंड द, ठीक है ना, इंड्स, ठीक है, सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो समझिए इन चीज को। दूसरी बात दोस्तों, देखो ये सभ्यता जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता गार्डन चाइल्ड ने नाम दिया। नगरीय क्रांति या नगरीय शब्द जो है वो उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, गार्डन चाइल्ड को कहा जाता है, जो उन्होंने सर्वप्रथम कब किया, ठीक है ना, 1950 के अंदर, जिस शब्द को वो लेकर आए थे, याद रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि सभ्यता की खोज सन 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, सभ्यता के स्थल की, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा स्थल की खोज, ठीक है ना, 1921 में की गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इसका स्पष्ट अर्थ है दोस्तों, जिस वक्त इस सभ्यता के स्थल खोजे गए थे, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसे, उस वक्त ये कोई नहीं जानता था कि ये सभ्यता कोई नगरीय सभ्यता भी है, क्योंकि नगरीय शब्द का प्रयोग ही गार्डन चाइल्ड ने सन 1950 में किया था, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता का नाम देकर, जो 10 लक्षण इन्होंने बताए थे उसके आधार पर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता एक अज्ञात सभ्यता थी उस वक्त, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके क्षेत्र हमें भारत में प्राप्त होते गए, पाकिस्तान में प्राप्त होते गए या अन्य क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते गए, उसी कारण ये सभ्यता जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या होने लगी, विश्व। हाँ तो दोस्तों इसलिए ये विश्व विख्यात हुई। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सैंधव सरस्वती सभ्यता के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने आगे चलते हैं। ये तो सिंधु सभ्यता के कुछ उपनाम थे, जिसे क्या है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से और अलग अलग मतलब क्या है कि इनकी विशेषताओं के आधार पर इनके नाम दिए हैं। लेकिन अब बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता के बारे में कि सिंधु सभ्यता जो है इसका सर्वप्रथम ध्यान जो है किसका जो था इस सभ्यता की तरफ गया या हड़प्पा की तरफ गया, किसने सबसे पहले देश के सामने या विश्व के सामने इस सभ्यता को लाकर खड़ा किया, इस बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के एक क्या है कर्मिक चरण के बारे में जानना है दोस्तों, जो बहुत कम चीजें हमें क्या की जाती है, समझाई जाती है, जो उन्हें बताई जाती है। तो मैं आपको अब आगे जो बताने वाला हूं वो है सिंधु सभ्यता के कर्मिक चरण। सिंधु सभ्यता के कर्मिक चरण दोस्तों, ये सभ्यता जो है इसका विकास जो है एक कर्म के आधार पर माना गया है। एक कर्म अर्थात किसी भी सभ्यता का विकास जो होता है वो कर्मबद्ध होता है दोस्तों, कि वो शुरू के अंदर पहले अपने जीवन के अंदर वो अपनी चीजों का या नगरीकरण का, या गांव की सभ्यता है तो ग्रामीण सभ्यता तो ग्रामीण का, गांवों का या अन्य चीजों का क्या होता है, उनका बीजारोपण होता है और वो शुरू से धीरे 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 बढ़ते हुए वो क्या होते हैं, विकसित मतलब ना हो जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता के कर्मिक विकास को या कर्मिक चरण जो है वो 3 माने गए हैं कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत इसके 3 चरण माने जाते हैं कि भी सिंधु संस्कृति का या सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो 3 मतलब ना चरणों में कंप्लीट हुआ था। ये 3 चरण कौन कौन से थे, जिसमें पहले नंबर पर एक चरण जो आता है दोस्तों, उस चरण को हमारे विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम है प्राक हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसी प्राक हड़प्पा सभ्यता को हम ठीक है ना आरंभिक हड़प्पा भी बोलते हैं दोस्तों, आरंभिक हड़प्पा भी कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या है सर, देखो सिंधु सभ्यता के पहले हम तीनों प्रकारों के बारे में जिक्र करते हैं, फिर मैं एक एक कर इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा, और दूसरी जो सभ्यता का चरण है उसे बोलेंगे कर्मिक चरण जो है वो है परिपक्व सभ्यता, या परिपक्व के बाद आप इसी सभ्यता को पूर्ण रूप से क्या बोल सकते हो, हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम प्राक हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं और यहाँ अकेला हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं,
और तीसरा चरण जो है जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर हड़प्पा बोलेंगे। ये 3 चरणों के अंदर इसका विकास क्रम शामिल है, उत्तर हड़प्पा। अब मैं आपको इसको समझाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि सिंधु सभ्यता के 3 क्रमिक चरण कौन कौन से हैं। आरंभिक हड़प्पा या प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या हुआ, ये सभ्यता जो थी इसका समय जो है वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर, दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3200 ईसा पूर्व से लेकर, क्योंकि लगभग हम पढ़ते हैं 2350 ईसा पूर्व से लेकर सिंधु सभ्यता का कालक्रम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि इसके 3 चरणों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर पहले नंबर पर प्राक हड़प्पा सभ्यता है, जिसका 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व समय माना गया है। इसके अंतर्गत क्या था, व्यक्ति जब, ठीक है ना, धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था, विकासशील हो रहा था, तो विकासशील होते होते क्या हुआ कि जब उसके काल के अंदर नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया, अर्थात नगरीकरण का बीजारोपण होना शुरू हो गया, उस काल को हमने किसके अंतर्गत डिवाइड कर दिया, प्राक हड़प्पा सभ्यता में डिवाइड कर दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नगरीय जीवन का बीजारोपण किस काल के अंदर हुआ, तो आप बोलोगे प्राक हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर जाकर क्या था, नगरीय जीवन का क्या हुआ था, मतलब ना बीजारोपण हुआ था। तो ये जो चीज है ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। अब बात आती है, आप कहोगे सर प्राक हड़प्पा सभ्यता का तात्पर्य क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता के अंदर आपको पता हो, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में पड़ने वाला एक स्थल है जिसे हम कालीबंगा जानते हैं, और कालीबंगा को हम सिंधु सभ्यता से क्या मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन दोस्तों जानकर आपको आश्चर्य होगा, ये सिंधु सभ्यता से तो जुड़ा है, लेकिन सिंधु सभ्यता की मेन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से नहीं, बल्कि प्राक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। अर्थात जब स्टार्टिंग के अंदर सिंधु सभ्यता के लोग नगरों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, धीरे धीरे वो नगर जो थे वो बड़े बनने वाले थे, अर्थात उनका जो प्रारंभिक समय था नगर बनने वाला, उस समय की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता की किस चरण में रखेंगे, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर रखेंगे। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसके बारे में और हम आगे जिक्र करेंगे। दूसरा आता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, दोस्तों यही वह सभ्यता है जिसको हम पढ़ते हैं और लगभग हमें कोचिंग सेंटर या किसी भी चीज के अंदर किताबों में हमें इसके बारे में अधिक जानकारी दी जाती है, क्योंकि इसका कालक्रम जो है वो क्या माना जाता है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसका एक रीजन है दोस्तों, ये 1900 ईसा पूर्व ये वही शताब्दी है जिस जो हमें लगभग किताबों में देखने को मिलती है, पढ़ने को देखने को मिलती है, पढ़ने में मिलती है, और हम हड़प्पा सभ्यता का संबंध ले लेते हैं जिस दौरान नगर बन चुके थे, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चढ़ूंदड़ो या ऐसे जो बड़े बड़े नगर जो थे वो हमारी नजर में आ चुके थे, और ये लोग बड़े पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। यहाँ तक कि इनकी जो सड़कें बनाने की प्रणाली जो थी, या इनके घर बनाने की, मकान बनाने की जो ग्रिड पद्धति थी, ये चीजें क्या हो चुकी थी, मतलब बड़े पैमाने पर प्रचलन में आ चुकी थी। इसीलिए इसको परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। इस दौरान आपको ये भी एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि प्राक हड़प्पा सभ्यता जो है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के भारत के अंदर अब तक लगभग 189 क्षेत्र क्या किए जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता की। सोंती सभ्यता जो कि बीकानेर के अंदर हमें प्राप्त हुई थी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, आपको ध्यान हो तो सोंती भी जो है वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के काल के दौरान की ही सभ्यता मानी जाती है, जैसे कि कालीबंगा भी मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा। अब बात आती है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की, तो बात करें तो भारत के अंदर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लगभग 570 स्थलों की खोज हो चुकी है दोस्तों। अर्थात इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारत के अंदर जिस समय हड़प्पा सभ्यता अपने यौवन पर थी, परिपक्व अवस्था में थी, अर्थात जिस समय वो पूर्ण रूप से चरम सीमा पर थी, चरम मतलब उत्कर्ष पर थी, उस वक्त हमारे भारत के अंदर इसके सबसे ज्यादा स्थल हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या 570 है। अब तक हमने सिंधु सभ्यता के 2800 केंद्रों की खोज कर चुके हैं। अब तक 2800 केंद्रों की खोज हो चुकी है दोस्तों। याद रखिए परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 570 स्थल जो हैं वो भारत में प्राप्त हुए हैं, और लगभग 317 स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार आती है उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का तीसरा काल है, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इस काल के अंदर जो नगर बनने जा रहे थे और जो नगर पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे, बन चुके थे, और इसी काल के अंदर वही नगरों का क्या होना शुरू हो गया था, पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। इसीलिए ये सभ्यता भी जो है वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो हम इस उत्तर हड़प्पा काल को क्या कहेंगे, उत्तर हड़प्पा काल को कहेंगे कि नगरीयकरण के पतन का काल।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इसे क्या कहेंगे, नगरीकरण के पतन का काल या, और इसका समय जो है दोस्तों 1900 ईसा पूर्व से शुरू होकर और कब तक चलता है, 1300 ईसा पूर्व तक चलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस तरह हम सिंधु सभ्यता के 3 क्रमिक चरणों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, और अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि सिंधु सभ्यता को पढ़ा जाता है, जब सीधा ही नहीं पढ़ा जाता है, उसको 3 क्रमबद्ध चरणों में डालकर पढ़ा जाता है, उनके एक एक क्षेत्र को क्रमबद्ध चरणों में डालकर पढ़ा जाता है। और यही रीजन है कि हमें ये सभ्यता जल्दी से समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमें सिंधु सभ्यता से पहले की भी मिलती हैं, और कुछ चीजें या कुछ वस्तुएं जो है वो सिंधु के बाद की भी मिलती हैं, और यही रीजन रहता है कि इनको 3 चरणों में डालकर हमें इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज्यादा डीप जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, और इसको हम ज्यादा डीप नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे लगभग रीट के एग्जाम के अंदर या सेंटर की किसी परीक्षा के अंदर बड़ा ऊपरी तौर पर क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जानकारी लेनी बड़ी जरूरी थी, ताकि आप कभी खुद स्वयं अगर इस चीज का अध्ययन करें तो आपको इस चीज को देखने को और समझने का मौका मिल जाए। कहां सिंधु सभ्यता को हम 3 चरणों में बांट कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे की जानकारी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बारे में किस चीज के बारे में, सिंधु सभ्यता की इस चीज के बारे में कि सिंधु सभ्यता का पता किस तरह चला, या सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है वो हमें कैसे हुई। सिंधु सभ्यता की जानकारी को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 1826 के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1826 की बात कर रहा हूं मैं। सर्वप्रथम 1826 के अंदर एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मर्सन। चार्ल्स मर्सन जो था वो क्या हुआ, एक बार घूमने के लिए हड़प्पा के क्षेत्र में चला गया, और उसने वहां हड़प्पा के अंदर उन टीलों का क्या किया, उन टीलों को देखा, और टीलों को देखने के बाद उन टीलों के बारे में उसने क्या किया, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की। लेकिन उसने उन टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 1842 के अंदर नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पुस्तक के अंदर किया था। दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स मर्सन ने, ठीक है ना, जो हड़प्पा के अंदर जो वो टीले 1826 में देखकर आया था, जिसको ये लगने लगा कि शायद ये जो टीले हैं ये किसी सभ्यता से जुड़े होंगे, और उसने इस तरफ ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास जो किया था उसने सन 1842 के अंदर किया था, नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक, ठीक है ना, लेख के अंदर। तो याद रखिएगा, नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक लेख के अंदर उसने 1842 के अंदर इस तरफ ध्यान केंद्रित किया, और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये शायद किसी सभ्यता से जुड़े हुए टीले हैं। लेकिन इस तरफ वो किसी लोगों का ध्यान खींच नहीं पाया, या वो क्या है कि इसके महत्व को बता नहीं पाया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स मर्सन ने 1826 में इन टीलों की यात्रा की थी, इनके बारे में जानकारी ली थी, लेकिन 1842 के अंदर उसने इस चीज का उल्लेख किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, 1826 में तो चार्ल्स मर्सन ने खुद इन टीलों के बारे में क्या की थी, जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन 1842 के अंदर उसने इस चीज का उल्लेख किया, किसमें, नैरेटिव ऑफ जर्नी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ ही क्या हुआ कि हमारा भारत के अंदर जो था, सन 1857 की क्रांति से पहले, एक साल पहले, सन 1856 के अंदर, ठीक है ना, 1856 के अंदर क्या हुआ कि कराची से, ठीक है ना, कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछानी थी, रेलवे पटरियां बिछानी थी। तो कराची से जब रेलवे लाइन की पटरियां बिछानी थी तो 2 भाइयों को बुलाया गया, जिनको कहा जाता है बर्टन बंधु। बर्टन बंधु थे, जिनका नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों को 1856 के अंदर क्या किया गया, लाहौर से कराची की रेलवे लाइन की पटरियां बिछाने के लिए बुलाया गया। लेकिन कहते हैं कि इन लोगों ने जब लाइन में बिछाने लगी तो हड़प्पा के टीलों की तरफ जब ये आ गए तो वहां पर इनके पत्थर क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो इन्होंने हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा के टीलों के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, जो बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई थी, उन ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक उन टीलों को क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। अर्थात 1856 में बर्टन बंधुओं की नजर में भी ये हड़प्पा के टीले आए थे, लेकिन इन्होंने इस तरफ किसी भी प्रकार का ये ध्यान नहीं केंद्रित कर पाए कि यहाँ शायद कोई सभ्यता से जुड़े हुए तार हो सकते हैं। फिर उसके बाद समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ ही सन 1912 के अंदर एक अंग्रेज यात्री आया दोस्तों, ठीक है ना। सन 1912 के अंदर जे फ्लीट, ठीक है ना, जे
जेएफ फ्लीट। 1912 के अंदर जेएफ फ्लीट आया दोस्तों, और जेएफ फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इस सभ्यता पर अपना एक लेख लिखा दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ, ठीक है ना, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है ना, पत्रिका के अंदर जेएफ फ्लीट ने सन 1912 के अंदर एक लेख लिखा था दोस्तों, लेकिन वो भी अपने लेख के माध्यम से इस तरफ किसी का ध्यान क्या नहीं कर पाया, आकर्षित नहीं कर पाया या खींच नहीं पाया। इसका मतलब अब तक इस सभ्यता के बारे में कोई नहीं जान रहा था और ना ही इसके महत्व को क्या कर रहा था, समझ रहा था। लेकिन कहते हैं कि समय बीतने लगा, समय बीतने के साथ ही सन 1921, दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यहां सन 1912 के बाद अगर आप याद करना चाहो तो सन 1912 का उल्टा क्या हो जाएगा, सन 1921। तो 1926, 26 के बाद 56, 56 के बाद 12 और 12 के बाद, ठीक है ना, 21, 1921। 1921 में दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनकर आए, कौन, जॉन मार्शल। याद रखिएगा दोस्तों, जॉन मार्शल जो थे सन 1921 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने थे, मतलब सर्वेक्षण विभाग के क्या थे, महानिदेशक के रूप में क्या थे, पद पर कार्यरत थे। तो उन्होंने इन हड़प्पाई टीलों की तरफ क्या किया, अन्वेषण करना शुरू कर दिया। 1921 के अंदर उन्होंने अन्वेषण करना शुरू किया और अगले ही वर्ष सन 1922 के अंदर राखल दास बैनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो की क्या कर दी, खोज कर दी। और इस तरह 1921 में हड़प्पा का क्या हुआ, पदार्पण हुआ, और 1922 के अंदर, ठीक है ना, किसका पदार्पण हो गया, मोहनजोदड़ो का पदार्पण हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता के तार या ये कह सकते हैं इसका महत्व जो था वो धीरे धीरे लोगों की नजर में बढ़ने लगा, या लोगों के रूप में हम बात करें कि जॉन मार्शल की नजर में बढ़ने लगा। और विश्व के सामने एक सिंधु सभ्यता, नवीन सभ्यता की क्या हो गई थी, खोज हो गई थी। लेकिन अभी इस सभ्यता की खोज केवल जॉन मार्शल ने की थी, या ये कह सकते हैं कि हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बैनर्जी ने की थी। लेकिन अभी भी विश्व इस सभ्यता से अनजान था, और यही रीजन था कि विश्व जब इस सभ्यता से अनजान था और जॉन मार्शल इन दोनों क्षेत्रों को अच्छी तरह देख चुके थे, और देखने के बाद जब इनको ये समझ में आ गया था कि ये क्षेत्र जो है, ये नगर जो है, या ये जो क्या है, स्थल जो है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभ्यता से जुड़े हैं। और इसीलिए उन्होंने एक घोषणा करने का निश्चय किया, जो घोषणा 20 सितंबर 1924 को हुई। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल के द्वारा 20 सितंबर सन 1924 को द इलेक्ट्रेट, ठीक है ना, लंदन न्यूज इसको बोलते हैं दोस्तों द इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज, द इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज के अंदर 20 सितंबर सन 1921 को जॉन मार्शल ने, ठीक है ना, अपने लेख के द्वारा पूरे विश्व को यह सूचना दे दी कि हमारे द्वारा एक नवीन सभ्यता की क्या की गई है, खोज की गई है, जो सभ्यता अपने आप में क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम। आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखनी, और यही रीजन था दोस्तों कि जब मोंटिवर व्हीलर की बात करें हम, तो मोंटिवर व्हीलर ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, जिस पुस्तक का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, सिविलाइजेशन, ठीक है ना, ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। जब उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी तो उस पुस्तक के अंदर भी उन्होंने इस सभ्यता को क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो ये जानते थे कि ये पूरे के पूरे जो स्थल हैं जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे स्थल सिंधु या सिंधु नदियों के क्या है, किनारों पर बसे हुए स्थल है, या उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसे हुए स्थल है। तो इसलिए याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन यूं आए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का के बारे में विश्व के सामने, ठीक है ना, ये खबर या विश्व को सिंधु सभ्यता के बारे में कब पता चला, तो याद रखिएगा 20 सितंबर सन 1924 को द इलेक्ट्रेट लंदन न्यूज के माध्यम से जॉन मार्शल के द्वारा ये सूचना दी गई थी संपूर्ण विश्व में कि हमें एक ऐसी सभ्यता का पता चला है जो सभ्यता अपने आप में बहुत प्राचीन है, और शायद ये मिस्र और मेसोपोटामिया के क्या समकालीन भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बड़े छोटे छोटे फैक्ट है जिसके अंदर से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, पुट हो जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मेरे वीडियो को बार बार आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर भी इस लेख को या अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोलता हूं दोस्तों ताकि आपको आपके मोबाइल की स्पीड को भी तेज नहीं करना पड़े, और हमारा टॉपिक क्या हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। और अगर जिन लोगों को थोड़ा धीरे समझना होता है तो वो अपने मोबाइल के, आप जानते हो मोबाइल में एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे वीडियो क्या हो जाए, धीरे हो जाता है, तेज का भी होता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तेज नहीं करना पड़े, मैं खुद ही तेज चल पड़ूं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, मैं आपको थोड़ा फास्ट लेकर चलना ज्यादा उचित समझता हूं। तो दोस्तों आगे बात करेंगे हम इसके अंदर,
ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के विस्तार की, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस कदर फैला और कहां तक फैला। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता के क्या करेंगे हम, विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, सभ्यता का विस्तार जो है लगभग 2 देशों में फैला है। हालांकि मैं जानता हूं आप मेरी इस बात को लेकर ये कहेंगे कि सर 2 देशों में कैसे, भारत और पाकिस्तान ही बोलूंगा मैं, लेकिन आप कहोगे सर अफगानिस्तान में भी तो 2 क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों उसे अपवाद के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों जो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं वो एक अपवादिक चीज है, ठीक है ना, और इसीलिए केवल और केवल ये 2 क्षेत्रों के अंदर विकसित, क्योंकि मैं विकसित की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक छोटी मोटी चीज, आप एक चीज देखिए कि अगर कहीं 2 क्षेत्र मिल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सभ्यता वहां विकसित थी। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में भी 2 क्षेत्र नहीं बल्कि 200 से भी अधिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, और भारत में भी 2 नहीं बल्कि 200 से भी अधिक क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि प्रॉपर रूप से ये जो सभ्यता थी वो किन देशों में फैली हुई थी, 2 देशों में फैली हुई थी, भारत और पाकिस्तान के अंदर। अपवादिक रूप में 2 क्षेत्र जो है वो हमें अफगानिस्तान के अंदर मिल जाते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे दोस्तों इसके विस्तार की। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं दोस्तों, आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी, और वो ट्रिक क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आंसू मां दे, आंसू मां दे, ये लाइन याद रख लोगे दोस्तों तो आपको सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी उसको समझने में। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझाता हूं। दोस्तों आप जानते हो कि ये दिशा जो है वो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये कौन सी है, पूर्व दिशा है, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने एक सूत्र दिया आपको, आंसू मां दे। ये सूत्र मैंने क्यों दिया है आपको, क्योंकि दोस्तों यदि हम दिशाओं के बारे में बोलते हैं तो हम कभी भी उत्तर दक्षिण नहीं बोलते हैं। पहले हमें दिशाएं जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हम वो दिशा बोलते हैं जहां सूर्य का उदय हुआ है, क्योंकि दिन की शुरुआत सूर्य के उदय होने से होती है, और अस्त जहां हुआ है उसके बाद हम उसके वो मतलब ना दिशा बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारी दिशाएं शुरू कहां से होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये तो एक क्या है कि आजकल बच्चे जो हैं वो दिशाओं का नॉलेज लेते हैं और खासकर से रीजनिंग वगैरह करते हैं, तो उनको ये लाइन ज्यादा जल्दी पहले लगवाई जाती है, तो उनको उत्तर दक्षिण जल्दी याद रहता है, पूर्व पश्चिम में वो क्या हो जाते हैं, ठीक है ना, पजल हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, दिशाएं हमेशा कैसी बोली जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो याद रखिएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बस अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि आ से पूर्व हो जाएगा, सु में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, और मां में उत्तर हो जाएगा, और दे से दक्षिण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिंधु सभ्यता के हर दिशा के अंतिमतम बिंदु अर्थात अंतिम छोर जो है वो हमारी इन दिशाओं का, अर्थात सिंधु सभ्यता का अंतिम छोर जो है इन दिशाओं में कौन कौन सा है वो आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा आ पहले नंबर पर, और पहली दिशा क्या बोलते हैं हम, पूर्व पश्चिम, तो पहले में पूर्व, तो पूर्व में आप क्या लिख दोगे दोस्तों, आ लिख दोगे। इसी तरह मैं सु लिख रहा हूं और दूसरे नंबर पर हमारे पास दिशा कौन सी आती है, पश्चिम, तो हम वहां क्या लिख देंगे, सु लिख देंगे। तीसरे नंबर पर मां आ रहा है और दिशा कौन सी आती है, उत्तर, तो यहां हम क्या लिख देंगे, मां लिख देंगे, और दे से दक्षिण बनता है और यहां हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। इससे आपको वहां पेपर के एग्जाम में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, आंसू मां दे, और आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा कि दोस्तों आ से क्षेत्र बनता है आलमगीर, जो क्षेत्र कहां पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है, और ये यूपी के अंदर ये क्षेत्र जो है वो किस नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है। याद रखिएगा दोस्तों, आ से बना आलमगीर, आलमगीर यूपी में है और हिंडन नदी के किनारे पर है, और सू से बना सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, जो कि किस नदी के किनारे पर है, दाश्क नदी के किनारे पर है, और ये कहां पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो ये क्षेत्र जो है वो कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और इसी तरह मां से बनता है मांडा गांव, मांडा गांव जो कि किस नदी के किनारे पर है, चिनाब नदी के किनारे पर है, और ये चिनाब नदी के किनारे पर ये जो क्षेत्र है ये कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। और इसी तरह दे से बनता है देमाबाद, जो क्षेत्र कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और ये कहां स्थित है, ये गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे पर है। तो याद रखिए दोस्तों, ये गोदावरी की सहायक नदी है, परवरा नदी इसके किनारे पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक से आपको ये चारों पॉइंट याद हो गए। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और मैं इसे यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, और पूछूं कि बताइए सिंधु सभ्यता का
अंतिम उत्तरतम बिंदु कौन सा है, या अंतिम उत्तर का अंतिम छोर कौन सा है, तो आप मां से याद रख लिएगा। उत्तर में अंतिम छोर जो है वो कौन सा है, मांडा गांव है, जो कहां पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर पड़ता है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके क्या हो जाएगी, क्लियर है, हो जाएगी। अब दोस्तों आपको एक और भी इंपॉर्टेंट बात चीज याद रखनी है, ये सारी की सारी चीजों में आ से बना आलमगीर, सू से बना सूत का गेंडोर, मां से बना मांडा गांव, दे से बना देमाबाद। लेकिन इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों कि उत्तर के और दक्षिण के दोनों छोरों के मध्य आपस की दूरी कितनी है, उत्तर के और दक्षिण के छोरों की आपस की दूरी कितनी है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों इनकी दूरी है 1400 किलोमीटर। और इसी तरह ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम के आपस के बिंदु की दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह ये जानकारी ले लेनी चाहिए। और आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ, आपको ये चीज और समझनी चाहिए दोस्तों कि जितने भी अंतिमतम बिंदु हैं, इसका मतलब ये होता है कि आलमगीर के बाद, हिंडन नदी के बाद, यूपी के बाद हमें सिंधु सभ्यता का अभी तक कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात हम ये मानते हैं कि शायद सिंधु सभ्यता आलमगीर नामक क्षेत्र जो थे ठीक है ना, यूपी का, वो हिंडन नदी का, उससे आगे सिंधु सभ्यता विकसित नहीं थी या व्यवस्थित नहीं थी। और इसी तरह उत्तर में मांडा गांव से आगे हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर हमें सुटका गैंडोर से भी आगे प्राप्त नहीं हो रहा है, और दक्षिण में हमें देमाबाद से भी आगे प्राप्त नहीं हो रहा है। और दूसरी एक चीज और दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे सभ्यता के क्षेत्रफल की, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया कि इसका विस्तार की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके किसके बारे में बात करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, इस पूरी की पूरी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी बात याद रखनी पड़ेगी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल बताया गया है। लेकिन आप कहोगे सर ये यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में क्या कह दिया गया है, लगभग 13 लाख भी आ जाता है, ठीक है ना, लगभग 13 लाख। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि सिंधु सभ्यता का वर्तमान में क्षेत्रफल जो है सिंधु सभ्यता का वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो इस कहीं ना कहीं 15 लाख के करीब है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब क्षेत्र के अंदर फैला हुआ क्षेत्रफल है। लेकिन ये क्षेत्रफल जो है वो एक इतिहासकार के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम था रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। अगर अब आपके पास क्वेश्चन आता है और नहीं भी आता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा बताया गया था। और इसीलिए क्या है, कई बार हमारे को जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें लगभग 13 लाख, लगभग 11 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 14 लाख क्या होता है, इसका आंसर आता है। तो लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर आंसर लगभग 13 लाख होगा यदि रंगनाथ राव के माध्यम से पूछा गया। लेकिन अगर वर्तमान में ये पूछे कि वर्तमान में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 15 लाख के करीब इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि अभी भी सिंधु सभ्यता के बहुत से नए क्षेत्र हमें क्या हो रहे हैं, मिले हैं, जिसके कारण इनके आंकड़े जो हैं वो क्या हो गए हैं, बदले गए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पर आज के रूप में आज के वीडियो की अंतिम जानकारी मैं आपको यहाँ देना ये चाहूंगा, क्योंकि इस पार्ट को मैं आगे दूसरे पार्ट के अंदर कंप्लीट करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा कि ये सिंधु सभ्यता का जो भी स्थल, जितना भी स्थल फैला हुआ है, ठीक है ना, जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के रूप में है, ये संपूर्ण क्षेत्र है जो है इसके अंतर्गत इसकी आकृति कैसी बनती है, त्रिभुजाकार जैसी बनती है। कितनी अजीब बात है दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु सभ्यता, ठीक है ना, का फैलाव किस आकृति की तरह दिखाई देता है, तो सिंधु सभ्यता का, ठीक है ना, जो फैलाव है उसका फैलाव किसकी तरह दिखाई देता है, त्रिभुजाकार आकृति के समान दिखाई देता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, वरना 4 छोर होना और उसके बाद जो त्रिभुजाकार आकृति का होना एक थोड़ा सा अजीब सी मैटर आता है। लेकिन मैं इसको अच्छी तरह और आपको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों को जल्दी जल्दी डालूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी जातियां निवास कर रही थी, और सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है, और सिंधु सभ्यता के अंदर आने वाले क्षेत्र जो हैं उनकी खुदाई करने वाले कौन कौन से लोग थे, और उन्होंने कहाँ कहाँ खुदाई की, और हमारे सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के अंतर्गत जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में किस तरह से हमें पुरातत्व विभाग के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना,
न भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और साथ ही साथ दोस्तों एक छोटी सी अपील और कि मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में आप अपने व्हाट्सअप, अपने फेसबुक या अन्य चीज़ों पर भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं मेरे लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।